नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। अभी गर्मी आने में काफी समय है, लेकिन फरवरी माह से ही चंपावत जिले के जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें कि रात 9 बजे के लगभग अचानक बाराकोट के विद्युत सब स्टेशन के पास के जंगल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग काफी बड़े भूभाग में फैल गई, जिस कारण विद्युत सब स्टेशन को भी खतरा पैदा हो गया है। तल्ला बापरू क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आग काफी बड़े भूभाग में फैली हुई है तथा दूर से ही नजर आ रही है। बता दें कि उन्होंने कहा, लड़ीधुरा मंदिर के नीचे तथा विद्युत सबस्टेशन के पास ये आग लगी हुई है। अगर जल्द आग पर काबू नहीं पाया गया तो जंगल को बड़े नुकसान के साथ ही साथ विद्युत सबस्टेशन को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बार क्षेत्र में लंबे समय से बारिश न होने से जंगल सूखे पड़े हुए चीड़ में आग लगने का बड़ा खतरा बना हुआ है। हालांकि वन विभाग वनाग्नि से निपटने के दावे कर रहा है, लेकिन इस बार गर्मी में जंगलों की आग वन विभाग की कड़ी परीक्षा लेगी। उत्तराखंड में 15 फरवरी से शुरू हो रहे फायर सीजन के दौरान मुख्यालय में बैठने वाले प्रमुख वन संरक्षक, पीसीसीएफ व एपीसीसीएफ रैंक के सभी बड़े अफसर फील्ड में मोर्चा संभालेंगे। इन सभी अफसरों को जिलावार जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जन सहयोग और जन भागीदारी के जरिए वनाग्नि की चुनौती से निपटा जाएगा। फायर सीजन के दौरान फायर वॉचर्स और समय सेवकों समेत करीब 10,000 लोगों की फौज लगाई जाएगी। उधर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित लैंसडाउन डिवीजन भी फायर सीजन को लेकर अलर्ट हो गया है। के अलावा सारी रेंजेस में बीट स्तर पे और सेक्शन स्तर पे हम लोग गोष्ठियाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर विलेजर्स को फॉरेस्ट फायर के रिगार्डिंग सारी सूचनाएं दी जा रही हैं और उनको हम अपने नंबर्स भी शेयर कर रहे हैं कि कभी भी ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत स्टाफ को अलर्ट करें और ताकि फॉरेस्ट फायर पे काबू पाया जा सके। तो अभी यही हमारी तैयारियां हैं। सड़क सुरक्षा माह 2025 के तहत बलूनी क्रिकेट एकेडमी में परिवहन विभाग की ओर से उत्तराखंड रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग का आज आयोजन किया जाएगा। बता दें कि इसमें देहरादून के विभिन्न कॉलेजों की टीमें हिस्सा लेंगी। इसका उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाना है। देहरादून में पिछले कुछ महीनों में हुए सड़क हादसों को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। इसमें कई लोगों की मौत होने के साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। सड़क दुर्घटना में शिकार होने वाले बड़ी संख्या में युवा शामिल है और इस पर नियंत्रण के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत अब परिवहन विभाग की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और इस पर देहरादून के आरटीओ शैलेश तिवारी और एआरटीओ राजेंद्र विराटिया ने बताया कि इसमें बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ा जाएगा। क्रिकेट टूर्नामेंट 3 दिनों तक चलेगा और इसमें 7 मैच खेले जाएंगे। 13 फरवरी को मैच का फाइनल मुकाबला होगा। आपने सही बोला है कि विगत कुछ महीनों में देहरादून में दुर्घटनाएं बढ़ रही है, जिसमें जो यूथ है, जो युवा है, उनकी जान ज्यादा जा रही है, वो ज्यादा घायल हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए परिवहन विभाग उत्तराखंड तत्पर है और हम लोगों ने डिफरेंट लेवल पे काम किए हैं। जैसा आपने पूछा क्या कारण है, तो सबसे बड़ा ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग है। और जो 2 व्हीलर में हेलमेट नहीं पहनना, हेलमेट पहनने से क्या होता है कि आपका जब दुर्घटना होती है तो आपका नुकसान कम से कम होता है। तो रैश ड्राइविंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, शराब पी के वाहन चलाना और ओवर स्पीडिंग, ये 4-5 कारण हैं जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो परिवहन विभाग है, इसने सोचा है कि युवाओं को कैसे शामिल किया जाए, क्योंकि ज़्यादा जिनकी डेथ हो रही है, जो घायल हो रहे हैं, वो युवा हैं। तो उनको शामिल करने के लिए हम लोगों ने इंटरेस्टिंग वे में सोचा है कि क्रिकेट के माध्यम से, खेल के माध्यम से उनको रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाए। कैसे क्रिकेट में डिसिप्लिन होता है, कैसे टीम भावना होती है, हम लोग कैसे आपस में मिलकर काम कर सकते हैं और हमें क्या है, सबसे बड़ा चीज होता है पैसेंस, सहिष्णुता। कैसे किसी दूसरे को हम लोग रोड पे उसके साथ एडजस्ट करते हैं, इन सब चीजों का हम लोग क्रिकेट के मामले के थ्रू हम लोग करने जा रहे हैं। और आपने आज देखा होगा हमारी 8 टीमें इसमें शामिल हो रही है। देहरादून की जो प्रतिष्ठित कॉलेज हैं उनकी 8 टीमें हैं, सबको नाम भी दे दिया गया है। आज यहाँ पर्ची निकली है और सबको कैप डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कल से
11 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में बलूनी क्रिकेट एकेडमी में इसका आयोजन किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी आइए और जो आम युवा है और जो आम जनता है वो भी मैच को देखने के लिए आए। और रोड सेफ्टी इसका थीम है, इसी के लिए किया जा रहा है। जैसा आपने सही बोला है कि ग्रीष्मकालीन धान को हतोत्साहित करने व कृषकों को ग्रीष्मकालीन धान के विकल्प के रूप में मक्का, गन्ना व अन्य फसल उगाने हेतु प्रेरित करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संसद किसान संगठनों के साथ बैठकें आयोजित हुई, जिनमें किसानों द्वारा ग्रीष्मकालीन धान लगाने की शपथ भी ली गई। जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में जिन किसानों की भूमि जलभराव वाली है अथवा दलदलीय भूमि है, उन क्षेत्रों में किसान को ग्रीष्मकालीन धान लगाने के लिए अनुमति देने अनिवार्य होगा। इसके लिए कई क्षेत्रों के किसानों द्वारा अनुमति के लिए आवेदन किए गए हैं, जिसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार व मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर अभय सक्सेना ने अधिकारियों के साथ किच्छा क्षेत्र के मल्क गांव का भ्रमण किया और काश्तकारों से वार्ता भी की। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि उनका क्षेत्र सूखा क्षेत्र है और तथा दिन प्रतिदिन भूजल स्तर गिर रहा है, इसलिए प्रशासन ग्रीष्मकालीन धान को प्रतिबंधित करते हुए ऐसे वैकल्पिक फसलों की बुआई के लिए किसान को प्रेरित कर रहा है और जिन फसलों में पानी का दोहन कम हो व पैदावार भी अच्छी हो। उन्होंने कहा कि सभी किसान संगठनों की सहमति के उपरांत ही जनपद में ग्रीष्मकालीन धान लगाना प्रतिबंधित किया जा रहा है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रीष्मकालीन धान जो है हमारा क्षेत्र जो है वो सूखा क्षेत्र है। तो ग्रीष्मकालीन धान पे इस बार हम लोग उसको हतोत्साहित कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो उसके वैकल्पिक ये हैं उनको किया जाए, वैकल्पिक पैदावार की जाए। उसमें कई सारी चीज़ें थी, जिसमें मक्का, उड़द और अन्य दलहन तिलहन की बात की गई थी। उसी क्रम में आज जिन किसान भाइयों ने हमारे यहाँ आवेदन किया है, उनके हम लोगों ने खेतों का आज भ्रमण किया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिलाक जो क्षेत्र है उसमें कुछ जगह दलदली क्षेत्र है, तो उसको हम लोगों ने देखा है आज। और जो हमारे किसान भाई थे उनसे अपील की गई है कि ऐसी क्षेत्रों में भी आप प्रयास करें कि धान की जगह पे आप जो वैकल्पिक फसलें हैं जो पानी का दोहन कम करती हैं और जिनमें आपकी आमदनी अच्छी है, उस पर आप लोग जो है कार्य करें। और इसमें सभी को सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि आसपास सभी किसानों को जो है वो प्रेरित करें कि वो लोग अधिक से अधिक हम लोग जो विकल्प पिछली बैठक में सभी किसान संगठनों के माध्यम से स्वीकृत किया गया था, उस पर हम लोग जोर दें और उस पर कार्य करें। और क्योंकि सभी के सहमति से ही हुआ है, तो इसकी किसी भी दशा में उल्लंघन ना हो, उसके लिए सभी को जागरूक करने का भी प्रयास किया गया। हरिद्वार में चाइनीज मांझे से पतंगबाजी का शौक बेजुबान पक्षियों की जान पर भी भारी पड़ रहा है। इस साल चाइनीज मांझे से घायल होने के 10 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें वन विभाग की टीम ने घायल पक्षियों का रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई है। इन पक्षियों में गिद्ध, बाज, कबूतर और बगुले जैसे पक्षियों के अलावा विदेशी पक्षी भी शामिल है। वन विभाग की ओर से कर्मचारियों को कहीं भी चाइनीज मांझा नजर आने पर उसे नष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि प्रतिबंधित होने के बावजूद भी चाइनीज मांझे का लगातार इस्तेमाल हो रहा है। ज्वालापुर और कनखल क्षेत्र में चाइनीज मांझे पर पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही साथ भारी मात्रा में स्टॉक को भी जलाकर नष्ट किया गया है। हालांकि चाइनीज मांझे की बिक्री और उसका इस्तेमाल पूरी तरह बंद नहीं हो पाया है। क्षेत्र से लगातार सूचनाएं मिल रही हैं और कई पक्षियों को हमारे द्वारा रेस्क्यू भी करा गया है। कुछ पक्षी जो थे क्रिटिकली जो थे इंजर्ड थे, उन्हें हमारे द्वारा रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। जो थोड़ा ठीक कंडीशन में थे उनको प्राथमिक उपचार देने के बाद वाइल्ड में हमारे द्वारा छोड़ दिया गया। इसमें हमारे द्वारा विशेष जो है टीमों को, हमारे जो स्टाफ है उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि जंगल क्षेत्र में जब भी वो गश्त पे रहें, जहाँ भी उन्हें चाइनीज मांझा दिखाई दे लटका हुआ, उसे काट के उसे साइड में ले जाके जला दें, उसे नष्ट कर दें। और यही अपील मैं लोगों से भी करता हूं, अगर अपने आसपास कहीं पे चाइनीज मांझा ऐसे लटका देखें या कुछ भी देखें तो उसे निकाल के उसे नष्ट कर दें, क्योंकि इससे किसी न किसी जानवर या किसी जनहानि भी हो सकती है।
ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव के बाद गैरसैंण में मोहन भंडारी ने नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर जीत हासिल की और अध्यक्ष पद संभाला। शपथ लेने के बाद अभी तक वो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे। दरअसल गैरसैंण में काफी समय से जनता स्थायी एसडीएम की मांग कर रही है, जिसको लेकर उन्होंने ठान ली है कि जब तक गैरसैंण में स्थायी एसडीएम की नियुक्ति नहीं होती तब तक वो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। मोहन भंडारी ने कहा कि गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के बावजूद यहां पर 2 शीर्ष अधिकारियों का न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकार से जल्द ग्रीष्मकालीन राजधानी में भवन के साथ ही साथ स्थायी एसडीएम और तहसीलदार नियुक्त करने की मांग की। इस मामले को लेकर ग्रामीण ने भी सरकार को घेरने का काम किया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा से ही गैरसैंण के साथ सौतेला व्यवहार किया है। आज ये हाल है कि नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष अपनी कुर्सी पर भी नहीं बैठ रहे हैं। वहीं भाजपा ने पूरे मामले को लेकर कहा कि जहां भी कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आए, उनका अधिकार है कि अपनी आवाज को उठाना। लोकतंत्र में सभी का अधिकार है कि अपने हक में आवाज उठाना। भाजपा सरकार हर क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है। गैरसैंण के प्रति भाजपा सरकार कभी भी गंभीर नहीं है और हालात ये हैं कि वर्तमान नगर पंचायत के चुने हुए अध्यक्ष कुर्सी पर नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जनता से वादा किया है जब तक गैरसैंण में अस्थायी एसडीएम की नियुक्ति नहीं होती है तब तक वो जो है कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। एक जनप्रतिनिधि को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? इसीलिए उठाना पड़ा कि गैरसैंण की भाजपा सरकार लगातार उपेक्षा कर रही है। बातें तो बड़ी बड़ी की गई, गैरसैंण और प्रदेश की जनता को गैरसैंण को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए गए। त्रिवेंद्र रावत सरकार में भी बड़े पैकेज की घोषणा हुई थी, लेकिन आज तक एक ईंट विकास के नाम पर गैरसैंण में भाजपा सरकार ने नहीं रखी है। और अगर प्रशासनिक अधिकारी ही गैरसैंण में नहीं बैठेंगे तो गैरसैंण का विकास कैसे होगा? निश्चित तौर पर यह मामला गंभीर है और तत्काल सरकार को वहां पर अस्थायी एसडीएम की नियुक्ति करनी चाहिए। गैरसैंण को लेकर के जो सपने आपने दिखाए थे उन पर भी आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो प्रदेश की जनभावनाओं की राजधानी में विकास हो सकेगा। देखते हैं सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेती है या नहीं लेती। नगर पंचायत गैरसैंण में अभी मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में चुना गया हूं। कल शपथ थी, लेकिन मैंने जनता से ये वादा किया था कि जब तक गैरसैंण में जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसमें स्थायी एसडीएम नहीं आ जाता तब तक मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। और जनता से किया वादा के अनुसार मैं कुर्सी पर नहीं बैठ रहा हूं, बल्कि मैं कार्य बगल की कुर्सी में बैठ कर रहा हूं। मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूं, इस ग्रीष्मकालीन राजधानी जिसे आपने कहा, यहाँ पर चाहे आप स्वास्थ्य की स्थिति देखिए, चाहे यहाँ पर सड़कों की स्थिति देखिए, यहाँ पर सुनने वाला एक अधिकारी तक नहीं है। एसडीएम तो छोड़ो, यहाँ पर तहसीलदार तक नहीं है। तो क्या हमारी राजधानी की स्थिति है जिसको हम लोग ग्रीष्मकालीन राजधानी करके पूरे प्रदेश भर में ढोल पीट रहे हैं कि हम पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बनाना चाहते हैं? तो आप हाल देखिए, जब हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी का ये हाल है तो हमारे अन्य पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, नगर हैं, उनके क्या हाल होंगे? तो मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द यहाँ पर स्थायी एसडीएम और स्थायी तहसीलदार भेजा जाए और जो जनता की समस्याएं हैं उनको सुने। पहाड़ के नाम पर केवल छलावा पहाड़ की जनता के साथ ना करें। देखिए, जहाँ निर्दलीय जीते हैं, जहाँ कांग्रेस के जीते हैं, उनको इस प्रकार के विषय उठाने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र में बात रख सकते हैं। सरकार हर क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगी। उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू होते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। बता दें कि कांग्रेस के साथ ही साथ अब उत्तराखंड क्रांति दल ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है। उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने यूसीसी कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूसीसी कानून में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विकासनगर तहसील पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी विकासनगर के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा और इस लिव इन रिलेशनशिप कानून में बदलाव करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह हमारी भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें इस कानून के लिए आंदोलन भी करना पड़ा तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। के अंदर जो 2 बिंदु हैं, एक तो है लिविंग रिलेशनशिप, इसके विरोध में, और एक अस्थाई निवास कि जो इन्होंने दिया है कि भाई लिविंग रिलेशनशिप में कि 1 साल किसी
बाहर के व्यक्ति को 1 साल भी हुआ हो तो उसको यहाँ का जो है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो हम इसके विरोध में, ये नहीं होना चाहिए। मूल निवासियों के अधिकारों के साथ उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। और लिविंग रिलेशनशिप मैं पहले भी कह चुका हूँ और बहुत विनम्रता से हमने मुख्यमंत्री जी से भी बात की थी इस बारे में। जब उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो आप माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने एक ज्ञापन भेजा है कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और ये जो देवभूमि है इसके अंदर जो लिविंग रिलेशनशिप जैसे मान्यता जो है सरकार द्वारा दिया जाना है इसको तुरंत खत्म करना है। इन 2 बिंदु को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये उत्तराखंड की संस्कृति नहीं बल्कि जो है भारतीय संस्कृति का लोप है। ये जो लिविंग ये किस्म से चोरी है ये, और उस चोरी को जो है सरकार जो है कानून बना करके जो है बढ़ावा देना चाहती है। ये अप्रत्यक्ष रूप से एक जो है वो है जिसको हम वो कह सकते हैं कि गलत काम जैसे होते हैं। चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।